सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को कंसिडरेबल टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की, डिफरेंट किस्म के एवेन्यूज़ की जो कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर जो भी मैं बात करता हूँ वो कभी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना लें। आप मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस लें, जो जिन चीज़ों में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो प्रोज उसके बता रहा हूँ या कॉन्स बता रहा हूँ या अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बता रहा हूँ। आप उसको एज एन एक्सपीरियंस लें, आप उसको देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर उससे कुछ लर्निंग मिल रही है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है यूएस के अंदर कुछ कुछ पास्ट 2-3 दिनों के अंदर, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बैंक है एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक। वो बैंक बैंकरप्ट हुआ है और उसको बंद कर दिया गया है। उसके अंदर बहुत ह्यूज किस्म के डिपॉजिट्स थे लोगों के और वो भी इस वक्त लिक्विडेट नहीं हो पा रहे हैं। लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया था वहाँ पर। मैंने कहा कि जो इस पूरी स्टोरी के अंदर कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे ज़हन में आ रहे थे, और ना सिर्फ बाय द वे, अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, भले आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, आपको इम्पैक्ट पड़ता है जो भी यूएस के अंदर होता है। हमारे स्टार्टअप सीन के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। मोर ओवर, ऑन टॉप ऑफ दैट, ना सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपको इसके अलावा जो भी सिचुएशन होती है कहीं भी, उससे आप क्या-क्या लेसन लर्न कर सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको कुछ इसके अंदर पॉइंटर्स दूँगा, प्लस ये कि मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने बैंक्स को किस तरह से देख सकते हैं, क्या-क्या आप कर सकते हैं और क्या-क्या आप ना भी कर सकें तो आपके ज़हन में होना चाहिए, ताकि अगर कोई अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन इस तरह की होती है, तो आप उसके अंदर किस तरह से रिएक्ट करें, वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो सिलिकॉन वैली बैंक था, वो बेसिकली जितनी भी स्टार्टअप्स यूएस के अंदर आती थीं, वो ट्राई करती थी कि हमारे जो बैंक अकाउंट्स हों, वो इसी के अंदर ओपन हो, प्लस ये कि डिपॉजिट्स हों वो उसी के अंदर हों, जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो उसी के अंदर हों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा बैंक था। और अगर नंबर्स की बात करें तो $210 बिलियन के उसके एसेट्स थे, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि उसने इस तरह से टर्न ऑफ इवेंट्स हुए कि वो यहाँ पर पहुँचा और बैंकरप्ट हो गया। इसके अंदर मेरे अपने पर्सनली बहुत सारे जानने वाले हैं जो बता रहे हैं मुझको कि उनकी कंपनीज़ के अकाउंट थे, अब पेरोल नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं, वहाँ पर सैलरीज़ देना मुश्किल हो रही हैं लोगों को। तो एक मेहम क्रिएटेड है और वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। मैं आज बात करूँगा कि एक तो ये कि थोड़ा-सा मैं इसको टच करता हूँ कि ये इस कंडीशन में पहुँचा कैसे, और वो आप किस तरह से अज़्यूम कर सकते हैं, आप किस तरह से इससे लेसन ले सकते हैं कि इस लेवल पे अगर इस तरह का बैंक पहुँच सकता है तो कोई नॉर्मल बंदा भी पहुँच सकता है, और उसके अंदर क्या-क्या आपके पास ऑप्शंस हैं जिनसे आप बच सकें। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि 2017 से जब से स्टार्टअप का सीन ऑन था, बहुत ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे थे और उसके अंदर पैसे आ रहे थे, तो वहाँ पर डिपॉज़िट्स जो हो रहे थे इस बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और उसकी वजह से इसके जो बैलेंस था वो बढ़ रहा था। तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि इन्होंने आउट ऑफ द माइंड जाकर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया हो, या लेट्स से आपने अभी रिसेंटली एफटीएक्स का पूरा इंसिडेंट देखा ही है, जिसके अंदर एफटीएक्स ने बहुत ही एक तरह से पोंजी स्कीम चलाई हुई थी, और उन्होंने एक गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे थे। अपनी ही शेल कंपनी बनाई हुई थी, सिस्टर कंसर्न बनाई हुई थी, उसके अंदर इन्वेस्ट करते थे और वो फर्दर उसको लेवरेज लेकर मल्टीपल ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट कर रही थी, जो कि गैम्बलिंग, मेरे ख्याल से वो गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे आती है, क्योंकि उसके अंदर क्रिप्टो के अंदर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, उसकी जो सिस्टर कंसर्न थी, और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स थी जिनका कोई ना सर था, ना कोई पैर था। तो उसमें एफटीएक्स का आप अगर देखें कि किस लेवल पे उसकी इन्वेस्टमेंट थी, तो $10 बिलियन की एफटीएक्स ने इन्वेस्टमेंट उसके जो एसेट्स थे वो लिक्विडेट हुए थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं $210 बिलियन की। तो यहाँ पर जो किया हुआ है इन्होंने, जो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है, वो इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी जिसके अंदर आपको ये कह सकें आप कि वो कोई गैम्बलिंग कर रहे थे। उन्होंने एक कंज़र्वेटिव रहते हुए एक जगह इन्वेस्टमेंट की, जो कि ट्रेज़री बिल्स थे, जो कि लेट्स से यूएस के बॉन्ड्स थे, जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट की। उनकी गलती सिर्फ़ ये थी कि उन्होंने बहुत सारे पैसे एक ही जगह पे डाल दिए। उन्होंने कोई मेरे ख़्याल से 70-80% की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो उन्होंने इन्वेस्ट ऐसी जगह कर दी जो कि यूएस के बॉन्ड्स थे, लेकिन वो कम रेट के ऊपर थे। ये जब कोविड के दरमियान जब रेट बहुत ज़्यादा गिर गए थे, और उस वक़्त ऑलमोस्ट नियर 0% आपका जो इंटरेस्ट था, वो उस वक़्त 1.5% के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने पैसे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इवेंचुअली जब थोड़ा-थोड़ा करके इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हुई और यूएस के अंदर जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किए, उस टाइम पर वो रेट्स कम नज़र आने लगे, और लोगों ने कहा कि यार, हम क्यों अपने डिपॉज़िट्स ऐसे बैंक में डालें जो इतना कम रिटर्न दे रहा है। हम बेहतर ये है कि किसी और बैंक में चले जाते हैं, वहाँ पर 4%, 3%, 5% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो हल्के-हल्के करके लोगों ने डिपॉज़िट्स निकालना शुरू किए, प्लस एट द सेम टाइम वहाँ पर स्टार्टअप का सीन भी ऑफ होना शुरू हुआ। आजकल भी आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स किस तरह से बंद होती जा रही हैं। स्टार्टअप्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आपको जो भी कंपनी आती है, वो प्रॉफ़िटेबिलिटी के से ज़्यादा रेवेन्यूज़ पे, यानी कि जो उनके प्रॉफ़िट्स होते हैं उससे कम
और रेवेन्यूज यानी कि जितने पैसे वो बना सकती है, जितने कस्टमर्स एक्वायर कर सकती है, उसको ज़्यादा देखती है। ये एक अलग डिबेट है कि स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स का सीन क्योंकि ड्राई अप हो रहा था, तो उसकी वजह से वहाँ पर डिपॉजिट्स भी कम हो रहे थे और एट द सेम टाइम लोग डिपॉजिट्स निकाल भी रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वहाँ पर उस बैंक के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम है। और इवेंचुअली हल्के-हल्के करके जब ये सीन बढ़ना शुरू हुआ, तो उस टाइम पर ये अब एक तरह से बैंक रन हो गया और जब लोगों को पता चलने लगा तो सबने एक साथ पैसे जब निकाले तो वहाँ पर उनके पास पैसे ही नहीं थे, लिक्विडिटी नहीं थी कि वो सारे पैसे उनको दे सकते थे क्योंकि उन्होंने एक जो कम प्रॉफिटेबल एक बॉन्ड था उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको उसमें से डाइवेस्ट करना था और उसके बाद लोगों को पैसे देने थे और इवेंचुअली उनके पास उतने पैसे नहीं थे जितने लोगों ने डिपॉजिट किए हुए थे, तो ये एक बैंक रन हो गया। सिस्टम कुछ इसी तरह से चलता है पूरी दुनिया का बाय द वे। मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊँ कि आप इसमें से क्या-क्या लेसन ले सकते हैं। पहली बात, इन्होंने जो सबसे बड़ा जो बड़ी गलती की, जबकि मैं क्या होता हूँ उनको बताने वाला $210 बिलियन के फंड मैनेजर थे, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी कॉमन सेंस लूज़ हो जाती है बहुत सारी जगहों पर। मैं हमेशा कहता हूँ कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत पुराना एक एक सेइंग है, लेकिन मैं उस पे कॉन्स्टेंटली हर सूरत में उस पे अमल करता हूँ, उस पे रहता हूँ। आपकी हर तरह की एसेट क्लास होनी चाहिए, आपकी रियल एस्टेट में होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपकी लेट्स से स्टॉक मार्केट, आपकी फिक्स इनकम, ये हर तरह की एसेट क्लास में आप इन्वेस्टेड होना चाहिए। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट ऐसे जो सेंचुरी के इवेंट्स होते हैं, उस टाइम पर आपकी कुछ भी कंडीशन हो जाए, आपकी एसेट क्लास में इस तरह की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इन्होंने उस डाइवर्सिटी को छोड़कर स्टॉक्स में कुछ नहीं रखा। अगर स्टॉक्स में उस टाइम पे रखते, मुझे नहीं पता कि क्या कंपोज़िशन थी, लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ा है, उसके अंदर इनकी जो मेजर कंपोज़िशन थी, वो इनकी जो जो बॉन्ड्स थे वो थी और जब बॉन्ड्स ने रिटर्न्स बढ़ाना शुरू किए, तो इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आप उसके अंदर बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा होगा, आपका जो फंड्स हैं आपके वो बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे होंगे। अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर आप किसी जगह पर लेट्स से मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट से अपनी डाइवर्सिटी क्रिएट की और मैंने कुछ पैसे यहाँ पर यूएई में रहते हुए नेशनल बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किए। हालाँकि मुझे नेशनल बॉन्ड्स के अंदर कम रिटर्न मिल रहा है, ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि रोशन डिजिटल अकाउंट में ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न मिल रहा है डॉलर टर्म्स के अंदर। लेकिन उसका रीज़न क्या था कि डाइवर्सिटी क्रिएट करनी चाहिए। एक तो मुल्क की डाइवर्सिटी और फिर एसेट क्लास की डाइवर्सिटी, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरे पास जो अमाउंट थी रुपये के अंदर वो मैंने कन्वर्ट जब की, तो वो मैंने नेशनल बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट की। मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं की, जबकि उसके अंदर मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा था। तो ये डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लस जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जो कि स्टॉक्स के अंदर होती है, वो आप थ्रू आउट करते रहें, चाहे वो कम हो रही हो मार्केट, चाहे वो ऊपर जा रही हो, इट डज़न्ट मैटर। आप वो अमाउंट इन्वेस्ट करें जो 10-15 साल तक आपको नहीं निकालनी। अगर आप इस मंत्रा पे चलेंगे, तो आप इसमें डेफ़िनिटली कामयाब होंगे। हो सकता है 10 साल, 15 साल तक एक मार्केट बिल्कुल नीचे रहे, लेकिन इवेंचुअली उसको ऊपर जाना है। तो 10 से 15 साल का आपको होराइज़न लेना लाज़मी है, वरना आप उसमें नुकसान में रहेंगे। क्योंकि अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिसके अंदर लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल का होराइज़न लेते हैं और उसके अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट नीचे चली जाती है, तो इवेंचुअली वो बिल्कुल स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि आप जो अपनी एक्टिव इनकम को है, वो हमेशा साथ में रखें, हमेशा उसी के ऊपर रिलाय करें। पैसिव इनकम के ऊपर ज़्यादा ना सोचने में लग जाएँ, क्योंकि पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एक्टिव इनकम से ही आनी है। तो जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम छोटी अमाउंट को बड़ा कर लेते हैं, अपने पैसे डबल कर लेते हैं, डबल शॉ वाला गेम करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हो सकता है आप कोई एक प्रॉपर्टी लें और वो इम्प्रूव कर दे जाए, उसकी प्राइस बढ़ जाए। आप अगली प्रॉपर्टी लेंगे, हो सकता है उसकी प्राइस भी बढ़ जाए, लेकिन ये साइकिल कभी ना कभी ब्रेक होगी और जब ब्रेक होगी तो आप यू आर गोइंग टू गेट हिट हार्ड। तो इसलिए जो आपका एक्टिव इनकम है उस पे फ़ोकस रखें, जो पैसिव इनकम है आपकी, उससे आप ये ना सोचें कि आप उससे डबल या ट्रिपल 2, 3, 4 सालों के अंदर बना लेंगे, क्योंकि आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में एक डिपार्टमेंट है यूएस का एफडीआईसी के नाम से, जो कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से है और वो बेसिकली मेक श्योर करता है कि जब भी कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो आपके जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे वो एज़ सून एज़ पॉसिबल रिटर्न करने की बात करता है। अब इस केस के अंदर यूएस के अंदर आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ है, अब इसके अंदर जितने भी डिपॉज़िटर्स हैं, उनको इमीडिएटली $2.5 लाख फ़ौरन मिल जाएँगे। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपका अकाउंट के अंदर द $10,000 पड़े हुए थे, आपको $10,000 ये एफडीआईसी के थ्रू फ़ौरन मिल जाएँगे। अगर आपके अकाउंट में $2.5 लाख पड़े हुए थे, तो आपको इस एफडीआईसी के थ्रू वो भी फ़ौरन मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट में $3 लाख पड़े हुए थे, तो आपको $2.5 लाख तो मिल जाएँगे, लेकिन जो बाकी के $50,000 हैं,
उसको मिलने में अब कितना टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, ये पूरा लिटिगेशन में केस जाएगा और उसके अंदर आपको प्रॉब्लम में आएँगे। अच्छा, अगर आपका $1 मिलियन पड़े हुए हैं तो उस केस में भी आपको $2.5 लाख मिल जाएँगे, बाकी के साढ़े 7 लाख डॉलर्स नहीं मिल पाएँगे और वो उसमें कितना टाइम लगता है अगेन यू नेवर नो। अच्छा, एफडीआईसी का इक्विवेलेंट पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो वो स्टेट बैंक होता है, स्टेट बैंक के अंदर एक एजेंसी होती है जो कि ये इस चीज़ को मेक श्योर करती है। हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हमें बैंक रन नहीं मिला अब तक। इस वजह से लोगों को नहीं पता रिसेंट हिस्ट्री के अंदर इंडिया में इस तरह हो चुका है। येस बैंक का एक इंसिडेंट था जिसके अंदर बैंक रन हुआ था और उसके अंदर लोगों को जो डिपॉजिटर्स थे वो परेशान हुए थे। अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इसके अंदर आपको जब लेट्स से कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होता है और आपको वो पैसे मिलने की बात आती है, जैसे यूएस के अंदर $2.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट थी ना कि वो इंश्योरेंस हुई भी थी कि उस इंश्योरेंस के अगेंस्ट आपको वो पैसे एटलीस्ट इतने पैसे मिल जाएँगे, बाकी पैसों का नहीं पता। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो $2.5 लाख मिल रहे थे, आप इसको ज़्यादा ना समझें क्योंकि ये जो एफडीआईसी है, ये स्टार्टअप बैंक था, स्टार्टअप के लिए बैंक था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े डिपॉज़िट्स हुए हुए थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि ऑलमोस्ट 3% लोगों के पैसे जो डिपॉज़िट हुए हुए थे, वो सिर्फ़ $2.5 लाख से कम थे। बाकी 97% लोगों के जो डिपॉज़िट्स हुए हुए थे, वो $2.5 लाख से ऊपर के थे। तो ये समझ लें कि सिर्फ़ 3 लाख 3% लोग ऐसे थे, जिनके डिपॉज़िट्स उनको पूरे-पूरे मिल जाएँगे। बाकी जो 97% लोग हैं, उनको सिर्फ़ 2.5 लाख मिलेंगे और ऊपर के डिपॉज़िट नहीं मिलेंगे। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो इसका द थ्रेशोल्ड है, वो ₹5 लाख है। यानी कि अगर आपके ₹10 लाख मौजूद हैं और कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, तो आपको सिर्फ़ ₹5 लाख मिलेंगे। और अगर लेट्स से कोई आपके पास ₹3 लाख डिपॉज़िट में मौजूद हैं, तो ₹3 लाख आपको मिल जाएँगे उस एजेंसी के थ्रू। लेकिन बाकी के जो पैसे हैं, वो अगेन कोर्ट केस होगा और फिर लंबी स्टोरी चलना शुरू हो जाएगी। तो अच्छा, इसी के साथ इंडिया के अंदर भी ये 5 लाख की लिमिट है। इंडिया के अंदर इंडियन रूपी के अंदर 5 लाख की लिमिट है और वहाँ पर अगर आप इक्विवेलेंट देखें तो शायद वो ₹15 लाख इक्विवेलेंट पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो वो ₹15 लाख इक्विवेलेंट मिल जाएँगे अगर 15 ला यानी कि 5 लाख इंडियन रुपीज़ मिल जाएँगे अगर 5 लाख रुपए आपके डिपॉज़िट हैं, उससे ऊपर की कोई अमाउंट है, तो वो भी लिटिगेशन में जाएगी। मैं यूएई की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यूएई की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इतने शॉर्ट पीरियड में रिसर्च करने की, लेकिन मुझे एज़ सच कोई इंश्योरेंस मुझे नज़र नहीं आई। मुझे लगता है कि यूएई के अपने लॉज़ इस तरह के हैं कि वो मेक श्योर करते हैं कि बैंक्स को किसी तरह से जो उनकी लिक्विडिटी लिमिट है, उस पे ना पहुँचने दें। लेकिन अगर कोई बैंकर यूएई से देख रहा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ कि यूएई के अंदर इसका क्या लॉ है? वो अगर मुझे बाद में पता चलेगा तो मैं कमेंट में प्रॉब्ली लिख दूँगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात, जो लोगों के लॉकर्स होते हैं, लॉकर्स भी इंश्योर्ड होते हैं, लेकिन लॉकर्स के अंदर बहुत सारे लोग पता नहीं कितने-कितने पैसे रखते हैं। मैं आपको एक आइडिया दूँ कि टीटी बार जो 10 तोला बार है, वो इस वक़्त यूएई के अंदर कोई 25,000 दिरहम की है, जो कि इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट कोई 18 लाख रुपए बनते हैं। ये पैसे अगर एक इतनी छोटी-सी टीटी बार अगर आप देखें, वो अगर आप पाकिस्तान के बैंक लॉकर में रखते हैं, वो लॉकर भी अच्छा खासा बड़ा होता है, उसका मैक्सिमम इंश्योरेंस आपको 10 लाख रुपए का मिल जाएगा। जो बहुत बड़े जो लॉकर्स होते हैं, उनका जो इंश्योरेंस होता है, वो तकरीबन कोई 20 लाख रुपए का होता है। तो अगर आप इतनी छोटी-सी टीटी बार एक रखते हैं उसके अंदर, तो वही 18 लाख रुपए की होती है। तो इमेजिन करें लोग कितना-कितना गोल्ड रखते हैं अपने लॉकर्स के अंदर और उसके जो लॉकर्स के मैक्सिमम आपको पैसे मिलेंगे जब इन केस कोई थेफ्ट होती है, इन केस कोई रॉबरी होती है या लेट्स से कोई आग लग जाती है बैंक के अंदर, अल्लाह ना करे, मतलब इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है, तो उस केस में आपको एट मैक्स 20 लाख रुपए मिल रहे होंगे या 10 लाख रुपए मिल रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन योर लॉकर साइज़। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप कोई बैंक से ट्रांज़ैक्शन करें, बैंक्स में डिपॉज़िट करें। इसी वजह से मैंने भी अपनी कुछ ऑल्दो के बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन मुश्किल होती है, लेकिन जितनी डाइवर्सिफ़िकेशन हम कर सकते हैं, उतनी तो हम एटलीस्ट करें ना। उससे ज़्यादा की डाइवर्सिफ़िकेशन हो सकता है ना हो पाए, लेकिन एटलीस्ट आपको यू शुड बी एजुकेटेड कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बैंक रन होता है, अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है या इस तरह के लॉकर के साथ इश्यू होता है, तो आपकी क्या राइट्स हैं या आपको कितना मिल सकता है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए। मैं पर्सनल फाइनेंस पे बात करता हूँ, डिफरेंट किस्म की मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से आपको लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि वो लोग जो बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो बात सही नहीं होगी तो आप उससे मिसलीड होंगे और गलत जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा 11 न्यू इन्वेस्टर्स के लिए टिप हैं, वो मैंने इस वीडियो के अंदर बात की थी, यहाँ पर लगा दी है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।